ये मेरा चौथा लेक्चर है एग्रोनॉमी का। पिछले लेक्चर्स मैंने बताया था न्यूट्रेंट के बारे में, उसमें जितना भी मैटर आप में एग्जाम में पूछा जाता है वो हम लगभग आपको दे चुके हैं। नया टॉपिक जो आज शुरू करेंगे उसका नाम है फर्टिलाइजर, जिसे हिंदी में कहते हैं उर्वरक। इसके बारे में आज बताएंगे, ठीक है। तो न्यूट्रेंट के बारे में इसलिए बताया था मैंने पहले क्योंकि पता चलना चाहिए कि किस फर्टिलाइजर में कितना परसेंट न्यूट्रेंट होता है। अगर हम न्यूट्रेंट के बारे में जानेंगे तभी हम फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानकारी लेंगे फर्टिलाइजर होता क्या है। फर्टिलाइजर क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, एनी सब्सटेंस यानी कोई भी पदार्थ हो सकता है, एनी सब्सटेंस, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, चाहे कार्बनिक हो या अकार्बनिक हो, जो पौधों को एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं उर्वरक। तो फर्टिलाइजर क्या होता है, एनी सब्सटेंस, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, उसको कहते हैं हम फर्टिलाइजर, ठीक है। तो उसके क्या करते हैं हम, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को तब अप्लाई करते हैं कि फसल को हमारी कितने न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है और कौन सा जो लाभदायक होता है, ऑर्गेनिक बेनिफिशियल होता है या इनऑर्गेनिक बेनिफिशियल होता है। तो इसके बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंतर्गत आते हैं जैसे गोबर की खाद हो गई, जिसे कहते हैं FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। कभी कभी क्या होता है, इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है कि भाई FYM का पूरा नाम बताओ, तो ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है फार्म यार्ड मैन्योर। इसे कहते हैं गोबर की खाद। क्या कहते हैं, गोबर की खाद। ये आती है ऑर्गेनिक मैन्योर। तो इसके एडवांटेज क्या क्या है, यानी कि लाभ क्या क्या है इसके। तो ये क्या करते हैं, सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें उसकी संख्या को ये बढ़ा देते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है, मृदा संरचना, वो क्या करता है, उसकी मृदा संरचना में इंप्रूवमेंट करते हैं यानी सुधार करते हैं। तो ठीक है, तो पहला हो गया एग्जाम्पल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का FYM। दूसरा है बर्मी कंपोस्ट, जिसे कहते हैं केंचुए की खाद। अगला है कंपोस्ट जो फार्म या सिटी में बनाई जाती है। कंपोस्ट दो प्रकार की होती है, एक फार्म कंपोस्ट और एक टाउन कंपोस्ट, ठीक है। फार्म कंपोस्ट जो जैसे कि फसल रेजिड्यू से बनाई जाती है, टाउन कंपोस्ट में जैसे होम रेजिड्यू वेस्ट वगैरह हो गए, तो उसके अंतर्गत आती है। ये कुछ थे एग्जाम्पल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के। नेक्स्ट बात करेंगे इनऑर्गेनिक, जितने भी सिंथेटिक भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, जितने भी जैसे DAP हो गया, यूरिया हो गया, ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक सॉइल में क्या करता है, ये pH पे इफेक्ट करता है, pH को घटा भी देता है और बढ़ा भी देता है। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का उर्वरक है। दूसरी चीज है, ये सॉइल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है, ये जो मृदा संरचना होती है उसको बिगाड़ देता है ये, ठीक है। तो बिगाड़ कैसे देता है अभी बताएंगे, हर फर्टिलाइजर का वर्क बताएंगे कि किस प्रकार वो सॉइल में काम करता है, ठीक है। तो इसके तमाम एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि फर्टिलाइजर क्या होता है। फर्टिलाइजर कोई भी सब्सटेंस या कोई पदार्थ हो सकता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक क्या करता है वो बता दिया है मैंने। इनऑर्गेनिक तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है, कुछ परिभाषाएं हैं जो यूज होती हैं फर्टिलाइजर में। कभी कभी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दे देता है, पूछ लेता है ये क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि इसमें कुछ वर्ड यूज होते हैं, जैसे पहला है कंप्लीट फर्टिलाइजर, पूरक उर्वरक, ठीक है, कंप्लीट फर्टिलाइजर। तो इसमें देखो, सबसे पिछले लेक्चर्स मैंने जब न्यूट्रिएंट पढ़ाया था तो आपको बताया था मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी किस बेस पे मैंने क्लासिफाई किया था, इंपॉर्टेंस टू एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन के महत्व से हम कि कौन से न्यूट्रिएंट को अप्लाई करते हैं या किसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं अप्लाई करते समय। तो इसमें हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट को इंक्लूड करते हैं, तो जिसमें ऐसे उर्वरक
जिसमें तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हों उसको कहेंगे हम कंप्लीट फर्टिलाइजर। प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं एक बार फिर जान लेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जिस उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाएगा, तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे, तो उस फर्टिलाइजर को हम बोलेंगे कंप्लीट फर्टिलाइजर या पूरक उर्वरक। यानी कि कंप्लीट है भाई, तीनों प्राइमरी हैं इसमें, ठीक है। ये था कंप्लीट पहला। दूसरा है इनकम्प्लीट। दूसरा क्या है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट यानी अधूरा। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है, कोई भी एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट नहीं होगा, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो या पोटास हो, या कह सकते हो इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर में तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट नहीं पाए जाते, उसमें कोई ना कोई अब्सेंस रहता है, अनुपस्थित रहता है। जैसे कि मान लो किसी फर्टिलाइजर में फास्फोरस और पोटास पाया जाता हो, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर, यानी कि वो कंप्लीट नहीं है उसमें, क्योंकि एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट की कमी है। चाहे वो नाइट्रोजन, फास्फोरस पाया जाता हो, पोटास नहीं पाया जाता हो, तब भी हम उससे बोलेंगे इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर। तो ये समझ में आ गया होगा कंप्लीट क्या होता है, तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, इनकम्प्लीट में कोई एक न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है, ठीक है। अगला है स्ट्रेट फर्टिलाइजर। स्ट्रेट फर्टिलाइजर, स्ट्रेट फर्टिलाइजर को हिंदी में बोलते हैं एकल उर्वरक। एकल उर्वरक, एकल उर्वरक क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाया जाता हो, उसको बोलेंगे स्ट्रेट फर्टिलाइजर। प्राइमरी न्यूट्रिएंट, जैसे उदाहरण भी जानते चलेंगे, तो जैसे क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट है, इसमें क्या है, सिर्फ एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन इसमें लगभग पाया जाता है 16%। कितना पाया जाता है? 16% पाया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फर्टिलाइजर, या कह सकते हो ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें सिर्फ एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट या प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर या एकल उर्वरक, ठीक है। तो इसके एग्जांपल जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है। तो इसमें जो नाइट्रोजन होती है 15.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। ओनली हम किसको देखेंगे, प्राइमरी न्यूट्रिएंट को देखेंगे। कैल्शियम भी पाया जाता है, लेकिन ये क्या है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं इस समय, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेट फर्टिलाइजर। अगला है बाइनरी फर्टिलाइजर। बाइनरी फर्टिलाइजर में क्या होता है, जिसमें दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हों, उसको बोलेंगे बाइनरी फर्टिलाइजर, ठीक है। तो दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट कोई से भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस भी हो सकता है, या फास्फोरस पोटास भी हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बाइनरी में सिर्फ दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे। जैसे एग्जांपल है इसका डीएपी। एग्जांपल क्या है, डीएपी। डीएपी को पूरा नाम है डीएपी का, जो वो है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें क्या है, नाइट्रोजन लगभग 18% पाई जाती है, और फास्फोरस P2O5 लगभग पाया जाता है 46%। इसमें पोटास अवेलेबल नहीं होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो डीएपी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का क्रम है, तो कभी कभी ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं 18, 46, 0। तो ठीक है, तो इसमें ये देखेंगे कि कुछ ऑप्शन में पोटास नहीं दिया है, और कौन से ऑप्शन नाइट्रोजन और फास्फोरस के सही है, कि कितना % न्यूट्रिएंट पाया जाता है। तो बाइनरी फर्टिलाइजर क्या होता है, समझ में आ गया होगा, जिसमें दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हो, वो कहलाता है बाइनरी। अगला है लो एनालिसिस फर्टिलाइजर।
लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। ध्यान से समझेंगे इसे। ऐसे उर्वरक जिनमें एनपीके की जो मात्रा है वो लेस देन 25% से कम होती है, वो कहलाता है लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। या कह सकते हो जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों का जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो 25% से कम होगी, तो उसको बोलते हैं लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। जैसे सोडियम नाइट्रेट, इसमें क्या है, नाइट्रोजन लगभग पाई जाती है आपकी, अभी बताया था 16%, तो इसमें क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी कि 25% से कम है, तो ये क्या है, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर इसे हम कहेंगे। अगला है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। हाई एनालिसिस क्या होता है, जिसमें प्राइमरी न्यूट्रेंट की मात्रा 25% से अधिक होती है, वो होता है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। जैसे डीएपी, तो इसमें क्या है, 18% नाइट्रोजन है और 46% P2O5 है, 46% P2O5 है, तो क्या है, ये 25% से अधिक हो गया, तो ये क्या है, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। ये पूछा भी जा सकता है कि लो एनालिसिस फर्टिलाइजर में प्राइमरी न्यूट्रेंट का जो प्रतिशत है वो कितना होता है, तो लो एनालिसिस में याद रखेंगे 25% से कम। या ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा 25%, देखो अकेले भी हो सकता है ये, मान लो किसी में नाइट्रोजन ही 46% पाई जाती है, तो वो क्या है, लो एनालिसिस नहीं है, हाई एनालिसिस है, ठीक है। तो चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो अकेला पोटास हो, अगर 25% से कम है तो उसे लो एनालिसिस बोलेंगे। मान लो तीनों को मिला के 25% से भी कम है तब भी बोलेंगे, तो याद रखेंगे इस चीज को, कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे वो तीन मिला के बोल दो या इसमें अलग अलग हो, ठीक है। तो लो एनालिसिस में एनपीके की जो मात्रा है 25% से कम होनी चाहिए, हाई एनालिसिस में 25 से अधिक होनी चाहिए। ये पूछा भी जा सकता है, याद रखेंगे इसे, ठीक है। अगली बात करेंगे इसमें, सबसे पहले बता रहे थे हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, अकार्बनिक उर्वरक। तो इसमें अकार्बनिक उर्वरक में 3 उर्वरक आते हैं। पहला, मेनली 3 उस इंपॉर्टेंस के बेस पे हम पढ़ाएंगे यहाँ, ठीक है, किसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हम इंपॉर्टेंस किसको ज़्यादा देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को। तो सबसे पहला है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, या जिसे हिंदी में कहेंगे नाइट्रोजन धारी उर्वरक। दूसरा है फास्फेटिक फर्टिलाइजर। अगला है पोटैसिक फर्टिलाइजर। पोटैसिक फर्टिलाइजर ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजनस कहलाते हैं। फास्फेटिक से ही नाम से आ रहा है, फास्फोरस, पोटास से पोटैसिक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर या नाइट्रोजनधारी उर्वरक। ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है या ऐसे उर्वरक जिनसे हम नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं पौधों को, वो कहलाते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो सबसे पहली हेडिंग है इसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। इसमें ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को भी क्लासिफाई किया गया है, वो किस आधार पे किया गया है, ध्यान से समझेंगे। जो इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है वो किस रूप में पाई जाती है, उसके आधार पे इसको 4 भागों में बांटा गया है कि किस आधार पे कि किस रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो सबसे पहला है नाइट्रेट फर्टिलाइजर। दूसरा है अमोनिकल फर्टिलाइजर। तीसरा है
नाइट्रेट एंड अमोनिकल फर्टिलाइजर, अमोनिकल फर्टिलाइजर। चौथा है एमाइड फर्टिलाइजर, एमाइड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इसमें नाइट्रेट फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है वो नाइट्रेट फर्टिलाइजर कहलाते हैं। नेक्स्ट है अमोनिकल फर्टिलाइजर, ऐसे उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन अमोनिकल रूप में पाई जाती है वो कहलाते हैं हमारे अमोनिकल फर्टिलाइजर। अगला है नाइट्रेट और अमोनिकल, ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन दोनों रूप में पाई जाती है, नाइट्रेट में भी और अमोनिकल में भी, वो कहलाते हैं नाइट्रेट और अमोनिकल फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है एमाइड फर्टिलाइजर, ऐसे बहुत ही कम उर्वरक हैं जिनमें नाइट्रोजन एमाइड रूप में पाई जाती है, वो कहलाते हैं एमाइड फर्टिलाइजर। तो इसमें सबसे नंबर वाइज डिस्कस करेंगे कि ये क्यों कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, किन क्षेत्रों में यूज करना चाहिए, अमोनिकल कहाँ यूज करना चाहिए या किन फसलों के लिए सुटेबल होता है, तो उसी आधार पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसमें डिस्कस करेंगे नाइट्रेट फर्टिलाइजर। नाइट्रेट फर्टिलाइजर, नाइट्रेट फर्टिलाइजर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो कुछ पॉइंट हैं जो याद रखना है हमें। जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं इनकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो रेडली होती है, यानी कि जो पौधों को ये जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं वो जल्दी उपलब्ध होते हैं, जल्दी उपलब्ध होते हैं, रेडली अवेलेबल, जैसे कि हम सॉइल में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पौधे को ये तुरंत मिल जाता है, यानी कि जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो जल्दी हो जाती है, यानी कि सॉल्युबल जल्दी हो जाता है सॉइल में, जिससे क्या है कि इसकी उपलब्धता है वो ज़्यादा है इसकी अपेक्षा अदर फर्टिलाइजर जैसे अमोनिकल है उससे ज़्यादा भी इसकी है। ठीक है, तो जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं वो जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं पौधों को, या कह सकते हो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो हाई होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर, यानी कि जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, यानी आर्द्रता ग्राही नेचर प्रकृति के होते हैं। ये क्या होता है, आर्द्रता ग्राही का मतलब क्या होता है, ये कि खुली एटमॉस्फेयर में आके ये उस जो एनवायरनमेंट का मॉइस्चर है वो जल्दी सोख लेते हैं, इसलिए ये होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ठीक है, तो इसमें कुछ फर्टिलाइजर हैं जो कम हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। जो मोस्टली देखा गया है वो जितने भी नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं वो सभी हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं वो याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्न में नाइट्रेट फर्टिलाइजर कौन सा है, तो इसमें एग्जाम्पल देखेंगे हम। इसके एग्जाम्पल हैं कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये जो दो ऐसे उर्वरक हैं जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट रूप में पाई जाती है। इसमें याद रखेंगे, ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखेंगे इसका कंटेंट क्या है, इसमें कितने परसेंट कौन सा न्यूट्रेंट पाया जाता है। ठीक, तो इसमें जो नाइट्रोजन प्रतिशत होता है वो लगभग होता है 15.5%। इसमें नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 15.5% पाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो लगभग पाया जाता है आपका 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। और एक चीज दोनों ये फर्टिलाइजर हैं कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, ये दोनों न्यूट्रल नेचर के होते हैं, यानी कि उदासीन होते हैं। ठीक है, तो इनका जो उपयोग किया जाता है वो बेसिक सॉइल में किया जाता है, मोस्टली बेसिक सॉइल में कर सकते हैं, इसका एसिडिक सॉइल में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम पाया जाता है ये क्या करता है, सॉइल के पीएच को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये एसिडिक सॉइल में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था नाइट्रेट फर्टिलाइजर। अगला है अमोनिकल फर्टिलाइजर। अमोनिकल फर्टिलाइजर, इसके ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम
सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इसमें जो नाइट्रोजन पाई जाती है, इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है लगभग 20.6%। और इसमें एक अदर न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट पाया जाता है सल्फर, जो कि पाया जाता है लगभग 24%। इसमें एक चीज़ और याद रखना, जो अमोनियम सल्फेट है ये ऑयल सीड फसलों में भी हम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि जब हमने न्यूट्रिएंट पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो सल्फर होता है वो ऑयल सीड फसलों के लिए एसेंशियल होता है, क्योंकि ये ऑयल सिंथेसिस करता है उसमें, या ऑयल परसेंटेज को बढ़ा देता है, इसीलिए हम ऑयल सीड फसलों में इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली इसे जो अमोनियम सल्फेट है मोस्टली यूज़ करते हैं इसे ग्राउंडनट में। किसमें यूज़ करते हैं? ग्राउंडनट या मूंगफली में। ठीक है, तो ये था अमोनियम सल्फेट। इसमें याद रखना सल्फर पूछा जा सकता है, नाइट्रोजन भी पूछा जा सकता है। तो अब एक चीज यहां ध्यान से देखना, इसे हम लो एनालिसिस फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं और इसे स्ट्रेट फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर? क्योंकि इसमें एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाया जाता है, नाइट्रोजन के अलावा इसमें कोई भी प्राइमरी न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है। लो एनालिसिस कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इसका जो एनपीके यानी कि तीनों को मिला के भी, यानी कि सिर्फ एक ही है इसमें, तीनों को मिला के क्या, इसमें नाइट्रोजन ही सिर्फ 20.6% है। जब ये 25% से अधिक हो जाता तब हम इसे कह सकते थे हाई एनालिसिस। तो इसे याद रखेंगे कि किस फसलों में मोस्टली यूज किया जाता है, ग्राउंडनट में यूज किया जाता है, कितना परसेंट कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है। तो ये था एग्जाम्पल अमोनिकल फर्टिलाइजर का। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसमें जो नाइट्रोजन पाई जाती है अमोनियम फॉर्म में, अमोनिकल फॉर्म में पाई जाती है, और इसमें नाइट्रोजन जो लगभग पाई जाती है वो 25% पाई जाती है। अगर क्लोरीन की बात करें तो इसमें क्लोरीन पाया जाता है लगभग 66.3%। इसमें लगभग 66.3% क्लोरीन पाया जाता है। इसको न देख के हम क्या देखते हैं? नाइट्रोजन, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन का जो महत्व है हम सबसे ज़्यादा किसको दे रहे हैं? नाइट्रोजन को। हमें सिर्फ नाइट्रोजन से मतलब है। ठीक है, अदर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये थे दो एग्जाम्पल थे अमोनिकल फर्टिलाइजर के। नेक्स्ट बात करेंगे एमाइड फर्टिलाइजर, ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन एमाइड रूप में पाई जाती है। कितना हो गया? एमाइड फर्टिलाइजर, ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन एमाइड रूप में पाई जाती है एमाइड फर्टिलाइजर कहलाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूरिया। क्या है? यूरिया। यूरिया में जो नाइट्रोजन पाई जाती है, पूछा भी जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन रहेंगे नाइट्रेट अमोनिकल दोनों, या एमाइड। ठीक है, तो इसे में याद रखेंगे जो यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है वो एमाइड रूप में पाई जाती है। ये तो हो गई एक चीज। अब दूसरी चीज यहां देख लेते हैं, कभी कभी क्या करता है पौधा, नाइट्रोजन को डायरेक्टली एमाइड रूप में एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि सीधे एमाइड रूप में एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे कुछ पौधे क्या है, कन्वर्ट नहीं करते एमाइड से नाइट्रेट में। ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट वाला। इनडायरेक्टली, जैसे कि एमाइड को जब पौधा नाइट्रेट में एब्जॉर्ब करेगा तो एमाइड को कितने दिन लगते हैं नाइट्रेट में बदलने के लिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। तो यूरिया में जो हाइड्रोलिसिस होती है वो लगभग 4 से 7 दिन में कंप्लीट हो जाती है। ये क्या होता है, नाइट्रोजन जो एमाइड रूप में होती है उसका नाइट्रेट रूप में बदलना कहलाता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में जो टाइम लगता है वो लगता है लगभग 4 से 7 दिन, यानी कि एप्लीकेशन के 4 से 7 दिन बाद क्या है, सॉइल में एमाइड रूप में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट रूप में बदल जाती है। ठीक है, तो इसका न्यूट्रिएंट परसेंटेज देखेंगे तो जो यूरिया में नाइट्रोजन होती है वो लगभग होती है 46%। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि यूरिया में फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो जब फास्फोरस पाया ही नहीं जाता तो इसका मतलब 0।
तो वहाँ ध्यान से देखेंगे कि पूछ क्या रहा है। कभी कभी क्या पूछा फास्फोरस से लगा देते हैं हम यही कि सिर्फ एक ही पाया जाता है, यही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या पूछा गया है। तो नाइट्रोजन इसमें 46% होती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, आर्द्रताग्राही होती है। जो यूरिया होती है हमारी हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, क्योंकि खुले एनवायरनमेंट में आके मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका कि एप्लीकेशन के समय हम ध्यान रखते हैं कि बायूरेट कितना होना चाहिए इसमें। ठीक है, बायूरेट क्या होता है, जब यूरिया को 140 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो इसमें बायूरेट फॉर्मेशन हो जाता है, बायूरेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पूछा जाता है कि बायूरेट की यूरिया में परमिसिबल लिमिट क्या है, यानी कि एप्लीकेशन के समय हम ध्यान रखते हैं कि कितना बायूरेट होना चाहिए। तो बायूरेट इस यूरिया में होना चाहिए बायूरेट कंटेंट, तो बायूरेट लेस देन 1.5% से कम होना चाहिए, यानी 1.5% से कम होना चाहिए जब हम यूरिया को अप्लाई करते हैं प्रिल्स के रूप में, यानी कि जो दाने के रूप में आती है उसको अप्लाई करते हैं। तब देखते हैं बायूरेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1.5% से कम होनी चाहिए। इन केस ऑफ फॉलियर एप्लीकेशन, यानी कि जब हम पड़री छिड़काव करते हैं तो उस समय कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रखेंगे उस समय कम होनी चाहिए, क्योंकि ये पौधों के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है। जैसे कि मान लो अगर ज़्यादा है, पड़री छिड़काव के समय हमने ध्यान नहीं रखा कि भाई बायूरेट कितना दिया है, तो ये फाइटोटॉक्सिक हो जाता है, पत्तियों के लिए हानिकारक हो जाता है। तो इसमें याद रखेंगे बायूरेट की मात्रा फॉर फोलियर एप्लीकेशन, फोलियर एप्लीकेशन। तो उस समय ध्यान रखेंगे बायूरेट की जो मात्रा होनी चाहिए वो लेस देन 0.5% से कम होनी चाहिए। अगर फोलियर एप्लीकेशन के समय या जब हम यूरिया का पड़ी छिड़काव कर रहे हैं उस समय 0.5% से बायूरेट अधिक है तो वो पड़ी छिड़काव के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि वो फाइटोटॉक्सिक हो जाती है। ये बात हो गई नॉर्मल पड़ी छिड़काव की। अगला है फॉर सेंसिटिव क्रॉप, जितनी संवेदनशील फसलें हैं, फॉर सेंसिटिव क्रॉप, यानी संवेदनशील फसलों के लिए, कि जो फसलें ज़्यादा संवेदनशील है उनके लिए जो बायूरेट की मात्रा यूरिया में कितनी होनी चाहिए, तो याद रखेंगे उस समय 0.25% से कम होनी चाहिए। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है सेंसिटिव क्रॉप का पाइन एप्पल। तो पाइन एप्पल क्या है, ये बायूरेट के प्रति अधिक सेंसिटिव है, इसीलिए जब इसमें यूरिया का हम पड़ी छिड़काव करते हैं, फोलियर एप्लीकेशन करते हैं, तो उस समय और कम होना चाहिए बायूरेट यूरिया में। तो कितना होना चाहिए, लेस देन 0.25%, जितनी भी सेंसिटिव क्रॉप आती हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल फोलियर एप्लीकेशन के लिए देखेंगे तो 0.5%। जब सामान्य पूछा जाए कि यूरिया में बायूरेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए तो वो पहले ही बता दी है, 1.5% से कम। अगला पॉइंट है इसमें अगला पॉइंट है कि यूरिया को और किस नाम से जाना जाता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि यूरिया इज आल्सो नोन एज, तो ठीक है, तो इसको अन्य नाम से जानते हैं, कार्बोनिक फर्टिलाइजर या कार्बोनिक एसिड या कार्बामाइड फर्टिलाइजर या डाईएमाइड कार्बोनिक एसिड या डाईएमाइड कार्बोनिक एसिड। इसे 3 नाम से जाना जाता है, कार्बोनिक फर्टिलाइजर या कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बामाइड फर्टिलाइजर या डाईएमाइड कार्बोनिक एसिड। इसे 3 नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है तो इसे याद रखना। ठीक है, अगला बात करेंगे कैल्शियम साइनामाइड की। अगला फर्टिलाइजर है एमाइड फर्टिलाइजर में, नेक्स्ट है कैल्शियम साइनामाइड, इसे कहते हैं CaCN2। तो ये क्या होता है, इसमें जो नाइट्रोजन प्रतिशत होता है वो लगभग होता है 20% 20 से 21%। तो कैल्शियम साइनामाइड पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखेंगे 20 से
21% होती है। अदर इसमें कैल्शियम पाया जाता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, जो पाया जाता है लगभग 39%। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम एसिडिक सॉइल में प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम पाया जाता है। अगर हम मान लो जिसका पीएच अधिक है, ठीक है, उसमें करेंगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, तो इसका प्रयोग करेंगे हम किसमें, एसिडिक सॉइल में। अगला फर्टिलाइजर है, अगला इसमें क्लासिफिकेशन मैंने बताया था नाइट्रेट एंड अमोनिकल फर्टिलाइजर। नाइट्रेट अमोनिकल फर्टिलाइजर, अमोनिकल फर्टिलाइजर। इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन अमोनिकल रूप में भी पाई जाती है और नाइट्रोजन रूप में भी पाई जाती है। तो इसमें नाइट्रोजन प्रतिशत पूछा जाता है कि नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखेंगे 33.5%, यानी 33.5% क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि 50% पाई जाती है अमोनिकल रूप में और 50% पाई जाती है नाइट्रेट रूप में। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट इज आल्सो नोन एज एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर। इसे विस्फोटक उर्वरक के रूप में भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि निम्न में विस्फोटक फर्टिलाइजर किस फर्टिलाइजर को कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसे क्या कहते हैं, एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर या विस्फोटक उर्वरक। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, तो ये इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इस जो अमोनियम नाइट्रेट है इसका प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो ये ज़्यादा डीपली हो जाएगा, चलो जान लेते हैं। तो जो अमोनियम नाइट्रेट है मोस्टली ड्राई लैंड एरिया में किया जाता है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, उन क्षेत्रों में अमोनियम नाइट्रेट का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 ही पॉइंट याद करने वाले हैं। पहला, नाइट्रोजन कितने % होता है, इसे और किस नाम से जानते हैं, तो एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर के नाम से इसे जाना जाता है। अगला है, इसका प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो ड्राई लैंड एरियाज में किया जाता है, जहां पर वर्षा कम होती है, या कह सकते हो जो क्षेत्र वर्षा पे आधारित होते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम ड्राई लैंड एरिया या एग्रीकल्चर। अगला फर्टिलाइजर है हमारा, इसी में नाइट्रेट अमोनिकल फर्टिलाइजर में अगला एग्जाम्पल है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसे शॉर्ट में कह सकते हो कैन, कैन उर्वरक। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन प्रतिशत देखेंगे सबसे पहले कि नाइट्रोजन प्रतिशत कितना पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है लगभग 25%। इसमें याद रखेंगे 2 चीज़ें अलग अलग मिलती हैं। पहला कि किसी बुक में दिया रहता है 20%, किसी में दिया रहता है 25%। जो इंडियन प्रोडक्ट होते हैं, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है या इंडिया में यूज़ होता है, उसमें क्या है कि जो नाइट्रोजन प्रतिशत है वो 25% पाया जाता है, न कि 20%। तो ऑप्शन में अगर आए 20-25 दोनों दिया हो तो हम क्लिक करेंगे 25%। जो इंडियन प्रोडक्ट हैं उनमें पाया जाता है 25%। ठीक है, ये हो गया। ये जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर होता है, ये हमारा न्यूट्रल नेचर का होता है या उदासीन होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, न्यूट्रल नेचर। और एक चीज याद रखेंगे, ये जो फर्टिलाइजर है सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है सब्जियों में। जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनमें अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए कि सब्जियों में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक कौन सा है, तो याद रखेंगे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसका अगला पॉइंट है, और इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। It is also known as नाइट्रोचाक, नाइट्रोडोलोमाइट, एंड किसान
सोना खाद, ये कई बार पूछा गया है। किसान सोना खाद को किस उर्वरक के नाम से जानते हैं? ठीक है, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान सोना खाद भी कहते हैं। अगर पूछा जाए नाइट्रो, कभी कभी क्या होता है ज़्यादा डीपली दिया रहता है तो नाइट्रो चाक या नाइट्रो डोलोमाइट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो था हमारा ये फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन था। नाइट्रोजन, जो जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं उसमें सबसे पहला बताया था मैंने अमोनिकल, फिर बताया था एमाइड, फिर नाइट्रेट, पहला बताया था नाइट्रेट अमोनिकल, फिर नाइट्रेट अमोनिकल दोनों, या फिर एमाइड। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल थे, उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट याद रखना। इसके बाद हम आपको बताएंगे, अगले लेक्चर में बताएंगे स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन धीरे धीरे रिलीज होती है। तब बताएंगे किस कंडीशन में ये अप्लाई किए जाते हैं और कौन कौन से लॉसेस होते हैं इन फर्टिलाइजर को एप्लीकेशन करते समय।